नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 2 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला आलेख है वह पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसको कुछ हद तक आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से डेटा की सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसके संदर्भ को समझ लेते हैं कि ये संदर्भ क्या है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे। तो संदर्भ क्या है? तो अभी हाल में ही भारत सरकार द्वारा गैर व्यक्तिगत डाटा, ठीक है, नॉन पर्सनल डेटा के संदर्भ में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम था गोपाल कृष्णन समिति। ठीक है, तो ये जो गोपाल कृष्णन समिति है, इसने अपनी जो अनुशंसाएं हैं गैर व्यक्तिगत डेटा को लेकर अभी सार्वजनिक करी हैं। उसने एक ड्राफ्ट बनाया था, इसको सार्वजनिक किया गया है और इसमें जनता की राय आदि को मांगा गया है। तो यह जो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें हम ये समझने की ज़रूरत है सबसे पहले तो गैर व्यक्तिगत डेटा होता क्या है और इस गैर व्यक्तिगत डेटा के तहत किन किन बातों का ध्यान में रखना हमें ज़रूरी है। उसके साथ ही इससे संबंधित जो विविध मुद्दे हैं, इसको समझना ज़रूरी है, ताकि गैर व्यक्तिगत डेटा के साथ जो व्यापक जो मुद्दा है, जिसमें भारत में डाटा की सुरक्षा और उससे संबंधित जो निजता संबंधी जो मुद्दे होते हैं, उनको हम बेहतर ढंग से समझ सकें। तो इसके तहत सबसे पहले तो हम देखेंगे गैर व्यक्तिगत डेटा के बारे में और इस संदर्भ में जो गोपाल कृष्णन समिति की जो बातें हैं, जो जो अनुशंसाएं हैं, उसको किस प्रकार से विविध मुद्दों को समाहित करते हुए इसको देखे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में गोपाल कृष्णन समिति के द्वारा गैर व्यक्तिगत डेटा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन पर्सनल डेटा, इसके गवर्नेंस के संदर्भ में, यानी इसको किस प्रकार से प्रशासित किया जाए, इसके संदर्भ में एक मसौदा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि जो नॉन पर्सनल डेटा है, गैर व्यक्तिगत डेटा है, उसको समाज में व्यापक स्तर पे प्रसारित और व्यापक स्तर पे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई, जिसमें जो इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं कृष्ण गोपाला कृष्णन, उनकी अध्यक्षता में एक गैर व्यक्तिगत डेटा समिति का निर्माण किया गया था, ताकि जो गैर व्यक्तिगत डेटा है उसको किस तरीके से प्रबंधित किया जाए, उसमें सुझाव दिया जाए। इसमें जो है ये कृष्ण गोपाला कृष्णन की समिति, उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, जिसमें विशेषकर जो घरेलू कंपनियां हैं या संस्थाएं हैं, वो नॉन पर्सनल डेटा को यूज़ कर सकें, गैर व्यक्तिगत डेटा का दोहन कर सकें। इसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि इसको अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही साथ भारत में जिस प्रकार से व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करने के लिए विविध प्रकार की पहल की जा रही है, उसी प्रकार से गैर व्यक्तिगत डेटा के प्रबंधन के संदर्भ में भी एक प्राधिकरण, एक अथॉरिटी की बनाने की ज़रूरत है, ताकि इससे संबंधित जो निगरानी व्यवस्था है उसको बेहतर किया जा सके। ठीक है, तो ये तो एक अध्यक्षता हो गई, ये तो एक संदर्भ हो गया समिति का। अब हम ये देख लेते हैं कि नॉन पर्सनल डेटा या गैर व्यक्तिगत डेटा होता क्या है। तो अगर बहुत सरल शब्द में कहा जाए तो एक ऐसा डाटा जिसमें कुछ भी व्यक्तिगत ना हो, उसे ही कहा जाएगा गैर व्यक्तिगत डेटा। व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ कि ऐसा डेटा जिसको देख के या जिसका विश्लेषण करके हम किसी व्यक्ति विशेष की पहचान ना कर सकें। जैसे कि किसी व्यक्ति का उसमें नाम नहीं होगा, व्यक्ति विशेष का जो है उसमें उम्र नहीं होगी, व्यक्ति विशेष की जो संवेदनशील जानकारियां हैं, ठीक है, संवेदनशील जानकारियां जैसे कि उससे उसका वैवाहिक स्थिति, ठीक है, उसकी वैवाहिक स्थिति, उसका लैंगिक दृष्टिकोण, ठीक है, लैंगिक दृष्टिकोण, ये कुछ ऐसी
इंफॉर्मेशन है जो काफ़ी व्यक्तिगत होती है, साथ ही साथ उसकी धर्म के प्रति राय, जाति के प्रति राय, यह जो है व्यक्ति के नाम के साथ उसमें समाहित नहीं होती है। तो वो एक तरीके का एक ऐसा डेटा होता है जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान जाने योग्य कोई जानकारी नहीं होती, यानी उस डेटा को देख के आप किसी व्यक्ति विशेष की पहचान नहीं कर सकते हैं कि ये डेटा इस व्यक्ति विशेष से संबंधित है। ठीक है, जनरल ये हो गया। यह जो व्यक्तिगत डेटा होता है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जिसमें सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डेटा, पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, सामुदायिक गैर व्यक्तिगत डेटा, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा, और प्राइवेट गैर व्यक्तिगत डेटा, प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। ठीक है, ये जो तीनों दो डेटा के प्रकार हैं इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, गैर व्यक्तिगत डेटा में कुछ उदाहरण याद करने की ज़रूरत है ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें। ठीक है, तो जो सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डेटा है उसमें सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा एकत्र डेटा शामिल होता है। जैसे कि सबसे अच्छा इसका उदाहरण है जनगणना। जनगणना के आंकड़ों को देख के आप ये नहीं कह सकते कि उसमें किस व्यक्ति विशेष का आंकड़ा दिया गया है। इसमें पूरे समुदाय का, पूरे देश का, राज्यों का आंकड़ा समाहित होता है और इससे किसी व्यक्ति विशेष की पहचान जाहिर नहीं होती है। इसी प्रकार से जो कम्युनिटी लेवल पर इस प्रकार का डेटा निकाला जाता है, डेटा पैदा होता है, उसे कहा जाता है सामुदायिक गैर व्यक्तिगत डेटा। जैसे कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग, जैसे कि हो सकता है यूपी के लोग या बिहार के लोग, उनका डेटा, या फिर जो टेलीकॉम कंपनियों से संबंधित डेटा होता है, बिजली बिल से संबंधित जो डेटा होता है, वो जो डेटा है वो सामुदायिक गैर व्यक्तिगत डेटा कहलाता है। इसके अलावा स्वयं व्यक्ति के तहत व्यक्तियों के स्तर पर पर्सनल डेटा के संदर्भ में भी ऐसा नॉन पर्सनल डेटा हो सकता है जिसमें व्यक्ति की पहचान जाहिर नहीं होती हो। जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी बिजली कंपनी से किया गया कोई ट्रांजैक्शन, इसका रिकॉर्ड हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी टेलीकॉम कंपनी से किया गया कोई ट्रांजैक्शन, ठीक है, किसी दूसरी अन्य ऐसी कंपनी से किया गया ट्रांजैक्शन जिसमें उसकी पहचान जाहिर ना हो, वो डेटा जो है व्यक्तिगत गैर व्यक्तिगत डेटा कहलाएगा निजी स्तर पर। तो इसमें आपको उदाहरण याद रखना है तो आप आसानी से गैर व्यक्तिगत डेटा को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर व्यक्तिगत डेटा पर यूरोपियन यूनियन द्वारा 2019 में एक फ्रेमवर्क लाया गया था, एक ढांचागत व्यवस्था की गई थी, लेकिन कई देशों में राष्ट्रव्यापी डेटा प्रोटेक्शन संबंधी नियम नहीं है। भारत ऐसे पहले देशों में से एक है जिसने डाटा सुरक्षा के संदर्भ में, विशेषकर गैर व्यक्तिगत डेटा के संदर्भ में पहल की है, और जो गोपालकृष्णन समिति बनाई गई है वो इसमें एक बेहतर कदम है। ठीक है, अब ये जो गोपालकृष्णन समिति है इसने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दिए हैं और बहुत सारे ऐसे टर्म्स दिए हैं या शब्दावलियां दी हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी शब्दावलियां हैं जिसको समझ के आप इससे रिलेटेड जो बातें हैं, गैर पर्सनल डेटा से संबंधित जो बातें हैं, वो समझने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है वो गैर व्यक्तिगत डेटा के संदर्भ में, ठीक है, नॉन पर्सनल डेटा के संदर्भ में बहुत सारे हितधारकों की बात करता है यह समिति के माध्यम से। तो इसमें सबसे पहला यह डेटा प्रिंसिपल के बारे में बात करती है यह समिति। डेटा प्रिंसिपल्स ऐसी इकाई होते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति, कंपनी या समुदाय होते हैं जिनका डेटा होता है। ठीक है, यानी जिसका डेटा हो उसे डेटा प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति, कंपनी अथवा समुदाय हो सकता है। अब यह जो डेटा होता है व्यक्ति, कंपनी या समुदाय से संबंधित, इसको किसी के द्वारा एकत्र किया जाएगा, किसी के द्वारा संग्रहित किया जाएगा, किसी के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा और किसी अन्य के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। तो जो ऐसा काम करे उसे कहा जाता है डेटा कस्टोडियन। तो पहला क्या हो गया, पहले हो गए प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल का मतलब जिनका डेटा है। दूसरी बात हो गई कस्टोडियन, जो डेटा एकत्र करते हैं, प्रोसेस करते हैं वो। इसके बाद एक डेटा होता है सामुदायिक डेटा, ठीक है, कम्युनिटी से रिलेटेड डेटा, जैसे कि मान लीजिए यूपी के लोगों का, बिहार के लोगों का। ठीक है, तो सामुदायिक डेटा जो होता है वो डेटा किस प्रकार से किसके हाथ में जाएगा, ठीक है, कौन इसका विनियमन करेगा,
तो इसको विनियमित करने के लिए, सामुदायिक डेटा के विनियमन के लिए डेटा ट्रस्टीज की बात कही जाती है। ठीक है, डेटा ट्रस्टी कौन होते हैं? तो डेटा ट्रस्टी ऐसे निकाय होते हैं, ऐसी बॉडी होगी जो विभिन्न नियमों और प्रोटोकॉल के तहत डेटा को सुरक्षित रखेगा और उसका जो विनियमन है वो पब्लिक अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। तो आपको कौन कौन से शब्द याद रखने हैं? एक तो याद रखना है डेटा प्रिंसिपल्स, यानी जिसका डेटा है वो डेटा प्रिंसिपल्स, जो उसको प्रोसेस वगैरह करता है वो डेटा कस्टोडियन, और सामुदायिक डेटा में डेटा कस्टोडियंस के तहत डेटा ट्रस्ट की भूमिका होती है, जो विभिन्न नियमों और प्रोटोकॉलों के तहत डेटा को सुरक्षित रखता है। तो नॉन पर्सनल डेटा आदि के संदर्भ में डेटा प्रिंसिपल्स, डेटा कस्टोडियन, डेटा ट्रस्ट और कम्युनिटी डेटा, ये कुछ शब्द हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपको याद में रखने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई गैर व्यक्तिगत डेटा के बारे में, और इससे रिलेटेड जो कुछ प्रमुख टर्म्स हैं वो हमने आपको बताया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका महत्व क्या हो सकता है। ठीक है, गैर व्यक्तिगत डेटा को विनियमित किए जाने के संदर्भ में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं, हम इसको देखेंगे जो इस आर्टिकल में बताए गए हैं। मुख्य रूप से यह जो आर्टिकल है उसमें नॉन पर्सनल डेटा के उद्देश्य और नॉन पर्सनल डेटा के महत्व के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका मुख्य उद्देश्य तो मैंने आपको बताया कि गैर व्यक्तिगत डेटा जो है वो कुछ ही हाथों तक ना रह जाए। ठीक है, कुछ ही कंपनियों तक उसका, कुछ ही प्राइवेट कंपनीज तक उसका जो है विस्तार ना हो जाए, अपितु पूरे समाज को इसका लाभ मिले, इसके लिए इसका व्यापक प्रसार और विस्तार हो, इसके संदर्भ में नॉन पर्सनल डेटा को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। वर्तमान में होता क्या है कि वर्तमान में कुछ बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको टेक कंपनीज कहा जाता है, यानी तकनीकी कंपनीज, जैसे कि गूगल हो गई, जैसे कि मान लीजिए फेसबुक हो गई। ठीक है, या फिर आर्थिक डेटा के संदर्भ में पेटीएम वगैरह भी कह सकते हैं। तो ये जो डेटा, ये जो कंपनीज होती हैं, ये लोगों के डेटा को अपने पास रखती हैं और इनके द्वारा ये कोशिश की जाती है कि इस डेटा को वो अपने पास ही रखें। ठीक है, तो ये जो डेटा जिसका संबंध समुदाय से है, इस सामुदायिक डेटा के मामले में कुछ ही ग्लोबल कंपनीज का, कुछ ही अमेरिकन या चाइनीज कंपनी का एकाधिकार ना हो जाए, इसके संदर्भ में आवश्यक है कि नॉन पर्सनल डेटा से रिलेटेड विनियमन करा जाए ताकि इसका व्यापक समाज में लाभ हो सके। ठीक है, तो गैर व्यक्तिगत डेटा को अगर व्यापक स्तर पर शेयर करेंगे तो इससे ना केवल एक मजबूत और निष्पक्ष डिजिटल इकोनॉमी का विकास होगा, बल्कि इसमें अवसंरचनागत लाभ भी हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अवसंरचनागत लाभ का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिए कि वर्तमान में जो भारत के साथ जो विश्व का पूरा समय है, ठीक है, वो एक प्रकार से डिजिटल एरा में हम जी रहे हैं, डिजिटल युग में जी रहे हैं। यह जो डिजिटल एरा है, ये पूर्व के जो औद्योगिक क्रांति का काल था, औद्योगिक युग का जो काल था, उससे कई मामलों में पृथक था। जैसे कि इसमें डेटा जो है, जो वर्चुअल रूप में होता है, वो अवसंरचना के रूप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, डेटा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के तरीके से वर्तमान डिजिटल एज में महत्वपूर्ण हो चला है। जिस प्रकार से औद्योगिक काल में सड़कें महत्वपूर्ण होती थीं, औद्योगिक काल में सड़कों के साथ बिजली महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, कच्चा माल महत्वपूर्ण होता था। तो डिजिटल एरा में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से औद्योगिक युग में कच्चा माल महत्वपूर्ण होता था, उसी तरीके से डेटा जो है डिजिटल एरा की एक पूर्व महत्वपूर्ण शर्त है। अब ये जो डेटा रूपी जो कच्चा माल है, अगर ये मात्र कुछ कंपनियों तक ही सीमित हो जाएगा तो व्यापक समाज तक इसकी पहुंच नहीं हो पाएगी, क्योंकि अवसंरचनागत विकास के समान जिस तरीके से अवसंरचनाओं आदि पे, सड़क पे, बिजली पे किसी एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी का अधिकार ना होके पूरे समाज का अधिकार होता है, उसी प्रकार से जो गोपालकृष्णन समिति है उसका यह तर्क है कि नॉन पर्सनल डेटा पे भी, यानी ऐसा डेटा जो पर्सनल प्रकार का नहीं है, उस नॉन पर्सनल डेटा पे समाज का अधिकार है और इसको व्यापक समाज में फैलाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से औद्योगिक काल में सड़क और बिजली का स्थान हुआ करता था।
ठीक है। तो वर्तमान में हो क्या रहा है, तो वर्तमान में कुछ बड़ी बड़ी जो टेक्निकल कंपनियां हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, या फिर इसी तरीके की और बड़ी बड़ी कंपनियां, वो ना केवल पर्सनल डेटा को अपने अधिकार में रखती हैं, बल्कि नॉन पर्सनल डेटा को भी अधिकार में रखती हैं। इससे होता क्या है कि जो नई कंपनियां आती हैं उन तक सूचना की पहुंच की सीमा होती है और उनका विकास भी नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो डिजिटल संसार है, उसमें किसी भी प्रकार का वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं देखा जाता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक गूगल नाम की कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए एक फेसबुक नाम की कंपनी है, और मान लीजिए एक पेटीएम नाम की कंपनी है। ठीक है, ये तीनों जो है अपना अपना डेटा संभाल के रखती हैं और इसमें हैकिंग से इसे बचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन तीनों ही कंपनियों का डेटा आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, ये डेटा जो है स्टैगरेटेड होता है, डेटा जो है अलग अलग होता है। तो जब तक ये डेटा आपस में एकीकृत नहीं होगा और ये एकीकृत होकर व्यापक समाज तक इसका प्रसार नहीं होगा, तब तक इसका लाभ समाज के सभी व्यक्ति और कंपनीज वगैरह नहीं ले सकती हैं। तो यह जो एकाधिकार देखा जा रहा है, यह जो समुदायों का बहिष्करण देखा जा रहा है, इसे दूर रखने की आवश्यकता है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। यही कारण है कि नॉन पर्सनल डेटा के विनियमन की बात कही जा रही है। ठीक है, इसका व्यापक रणनीतिक आयाम भी है, क्योंकि वर्तमान में जितनी भी कंपनियां हैं वो या तो यूएस की हैं या चीन की हैं, और अगर नॉन पर्सनल डेटा सब तक पहुंचशील वाला होगा तो इसमें भारत की बहुत सारी कंपनीज को भी लाभ होगा, जिससे उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा, और जो बहुत सारे जो आर्थिक एक्टर्स या इकोनॉमिक एक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, इससे न केवल अर्थव्यवस्था हमारी फ्री होगी, बल्कि प्रतिस्पर्धा और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे जो डिजिटल सर्विसेज हैं, ठीक है, जो डिजिटल सेवाएं हैं, उनको और बेहतर किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई कंपनियां आने लगेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि डेटा को एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए। जिस तरीके से सड़क पे किसी का अधिकार नहीं होता, जिस तरीके से बिजली पर एकाधिकार नहीं होता, उसी तरीके से नॉन पर्सनल डेटा को भी ग्लोबल कॉमन्स के समान, यानी विश्व का संसाधन, इसके समान जो है विस्तारित करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके तहत जो सामुदायिक स्तर पर जो डेटा है उसको भी लाभ उठाने की ज़रूरत है, जिसमें कम्युनिटी डेटा को बेहतर रूप से विनियमित करने के लिए डेटा ट्रस्ट वगैरह के निर्माण की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बताया था, डेटा प्रिंसिपल्स होते हैं, डेटा कस्टोडियंस होते हैं, और जब कम्युनिटी डेटा की बात की जाती है तो उसमें डेटा ट्रस्ट वगैरह होते हैं जो कम्युनिटी की तरफ से उस डेटा को मैनेज करते हैं। तो इन डेटा ट्रस्ट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वो डेटा शेयरिंग को और बढ़ावा दे सकें, और कुछ कंपनियों के अधिकार में जो डेटा भी बना हुआ है इसको तोड़ा जा सके। ठीक है, तो ये बात हमने करी। अब इसमें कुछ चिंताएं भी हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे कि ये समिति द्वारा डेटा प्रिंसिपल्स, डेटा कस्टोडियंस और डेटा ट्रस्टी के निर्माण की बात तो कही गई है, लेकिन इनके वास्तव में क्या काम होंगे। ठीक है, डेटा प्रिंसिपल के रूप में समुदाय किस तरीके से काम करेगा, समुदायों में जो खुद में जो व्यापकता है, समुदायों में जो खुद में जो असमानताएं हैं, जो शक्ति संरचना है, ठीक है, जिसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भेद है, तो उच्च वर्ग ही कहीं उस सामुदायिक डेटा पे कब्जा ना कर ले, निम्न वर्ग जो है या फिर अल्पसंख्यक वर्ग जो है इस डेटा की पहुंच से बाहर ना हो जाए, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसको अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है। ठीक है, यही कारण है कि जो डेटा का जो विनियमन है उसमें और विचार विमर्श की आवश्यकता है, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कहीं हम इतने नियम कानून ना बना दें कि उसका अति विनियमन हो जाए। तो इसको अति विनियमन से भी बचाने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी ओर इसको और बेहतर ढंग से मैनेज किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारा बात हुई पूरी नॉन पर्सनल डेटा और इसके विनियमन के संदर्भ में। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। अब यह जो आर्टिकल है इसमें एक नवीन लोकतंत्र के बारे में बात कही गई है। वर्तमान में लोकतंत्र को
विश्व के अनेक देशों में, ठीक है, आप ये कह सकते हैं 70% से अधिक देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है। और यह जो लोकतंत्र है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। हमारे देश में भी लोकतंत्र है और उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक का यह तर्क है कि यह जो नवीन लोकतंत्र देखा जा रहा है यह वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। लेखक ने यहाँ पे लोकतंत्र की क्या आलोचना की है? लेखक ये कहता है कि जो नवीन लोकतंत्र देखा जा रहा है वो वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे ऐसे हितधारक हैं, बल्कि इसमें ऐसे बहुत सारे निहित स्वार्थ तत्व हैं जो लोकतंत्र की जो आदर्श है, ठीक है, लोकतंत्र की जो वास्तविकता है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। तो वास्तविक लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि एक नवीन लोकतंत्र देखा जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में लोकतंत्र में जो व्यवस्थित रूप से बदलाव आ रहे हैं वो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ हैं। तो लेखक यहाँ पे क्या कर रहा है? लोकतंत्र की आलोचना के कुछ पक्षों को दे रहा है जो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। सामान्य रूप से जब लोकतंत्र की बात कही जाती है तो इसमें फ्री इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मुक्त और निष्पक्ष निर्वाचन होते हैं। इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं जिसमें जो व्यक्ति होता है वो सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 18 वर्ष के होने के पश्चात वो निश्चित समय के लिए सरकारों को चुनता है। जब सरकार बहुमत में आ जाती है तो वो सरकार बनाती है और जो हारा हुआ जो दल होता है वो विपक्ष में बैठ के अपने बारी का इंतजार करता है। सामान्य रूप से किसी भी देश में लोकतंत्र इस आधार पर काम करता है, लेकिन लेखक के अनुसार इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चरल लैप्सेस हैं, बहुत सारी संरचनात्मक कमी है। पहली तो कमी यह है कि जब हम बात करते हैं बहुमत के शासन की, तो बहुमत का शासन वास्तविक रूप में बहुमत का शासन नहीं है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा पूर्ण रूप से 50% +1 वोट नहीं पाए गए हैं, बल्कि उससे कम ही वोट पाके वो राज कर रहे हैं। जैसे कि 1984 में राजीव गांधी को जब प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ तब भी उनका वोटिंग परसेंटेज मात्र 48 से 49% था, यानी उनको 50% वोट तब भी नहीं मिले थे। अगर वर्तमान संदर्भ में बात करें तो 2014 में जो सरकार आई उसने मात्र 31% वोट हासिल किए। 2019 की सरकार ने मात्र 40% वोट हासिल करके ही बहुमत के शासन का दावा किया गया था। तो ये जो बहुमत शासन की बात कही जा रही है वो वास्तव में बहुमत का शासन नहीं है, और न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी ट्रंप ने लगभग 25 लाख कम पॉपुलर वोटों के बावजूद हिलरी क्लिंटन को हराया, जो इस बात को साबित करता है कि जब हम बहुमत शासन की बात करते हैं तो वो बहुमत शासन ना होके एक प्रकार का अल्पतंत्र है। तो लोकतंत्र की अल्पतंत्र के आधार पर आलोचना ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात क्या है कि जब हम सार्वत्रिक, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट वयस्क मताधिकार की बात करते हैं तो इसमें हमें अभी बहुत समय नहीं हुआ है जब हम इसके एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में महिलाओं को ही वोट के अधिकार को नहीं देते थे, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल गया, लेकिन यूरोप आदि देशों में, ठीक है, यूएस में वाइट वुमेन्स को और यूएस में ब्लैक वुमेन्स को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है वोटिंग राइट्स के लिए, और ये इस बात को बताता है कि लोकतंत्र जो है अभी भी बहिष्कार के सिद्धांत पर आधारित हो सकता है, जिसमें कुछ लोगों को वोट दिया जाए और कुछ लोगों को वोट की परिधि से ही बाहर कर दिया जाए। तो अभी भी 21वीं शताब्दी में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे जाते हैं जिसमें जब हम लोकतंत्र के यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं, लोकतंत्र के सार्वत्रिकरण की बात करते हैं, तो उसमें बहुत देर से महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुए हैं, जो इसकी एक बड़ी सीमा है, ठीक है। इसके अलावा लोकतंत्र की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि लोकतंत्र के माध्यम से भारत में मूल अधिकारों आदि के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारों को दिया गया है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है।
इसके तहत एलपीजी सुधारों के तहत भारत ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया है, नागरिकों के जीवन के अधिकार और संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है, एक विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। लेकिन लेखक का यह तर्क है कि ये जितने भी विशेषताएं हैं वो सब वर्तमान में पूंजीवाद के प्रसार के चलते ज़्यादा महत्व रखने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के चलते लोकतंत्र में असमानता पैदा हुई है, जिसमें जो टॉप 1% लोग हैं वो लगभग 70% संपदा का 70% जो वेल्थ है उस पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, और जो 10% जो लोग हैं वो 90% से ज़्यादा संपदा पे अपना नियंत्रण रखते हैं। तो समाज में लोकतंत्र होने के बावजूद व्यापक स्तर पे जब तक असमानता विद्यमान रहेगी तब तक लोकतंत्र वास्तविक रूप में अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके तहत देखा ये जा रहा है कि लोकतंत्र के जो बाहर का फॉर्म है, ठीक है, मान लीजिए एक लोकतंत्र है तो ये बाहर का जो रूप है, ये जो आवरण है, यह तो लगातार दिखाई दे रहा है कि हाँ उस देश में लोकतंत्र है, लेकिन इसका जो अंदर का जो फॉर्म है, अंदर का जो मूल है वो समाप्त होता जा रहा है। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि देश में, दुनिया में असमानता बढ़ रही है। ठीक है, तो एक तो इस आलोचना ये हो गई। इसके द्वारा जो वोटर अपना चयन करते हैं, वोट डालने की जो उनको स्वतंत्रता होती है, उस वोट डालने की स्वतंत्रता को भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्तमान में नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे कि चुनाव प्रक्रिया में जो संलग्न संस्थाएं हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन आदि, उन पे अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट कंट्रोल का और उनके दुरुपयोग का प्रयास किया जाता है। जो व्यक्तियों के विरोध करने का अधिकार होता है, ठीक है, हड़ताल आदि करने का अधिकार होता है, उसको नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद के आधार पर प्रश्न किया जाता है। निष्पक्ष न्याय की बजाय देश प्रेम आदि बातों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसको नियंत्रित करके जो सूचना का प्रसार है उसको नियंत्रित किया जाता है। फेक न्यूज़ वर्तमान में एक बड़ी समस्या बन के उभरा है, जिसको फैलाने के लिए पूरा मैकेनिज्म का विकास किया गया है अलग अलग पक्षों के द्वारा। इसके अतिरिक्त समुदायों को आपस में बांटने के लिए, समुदायों में घृणा फैलाने के लिए वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है। तर्क के आधार पर वोट मांगने की बजाय भावनाओं के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, और जो व्यक्ति इन सब का विरोध करता है उनको गलत आरोपों के आधार पर जेलों में बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कमियां भी देखी जा रही हैं, जिसके चलते लोकतंत्र का क्षरण हुआ है। और ये जो प्रवृत्ति है, यह जो स्थिति है, वो केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में देखी जा रही है, जिसमें लोकतंत्र का प्रयोग करते हुए लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, लोग जो हैं सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद वह अपने निहित स्वार्थों को बढ़ावा भी दे रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, ब्राज़ील हो, हंगरी हो, ठीक है, कुछ हद तक चीन और रूस, वहाँ पे भी इस तरीके की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इससे जो लोकतंत्र का आदर्श होता है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता के साथ न्याय की संकल्पना, उन सब को प्रतिघात हुआ है, उन सब पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे न केवल असमानता और धन संचय को बढ़ावा मिला है, बल्कि बहुत सारे सामाजिक समूह जो हैं वो भी बहिष्कृत हो चले हैं। लोकतंत्र में जो बदलाव देखा जा रहा है, लेखक का ये तर्क है कि हमें इन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तभी जो वास्तविक हमारा लोकतंत्र है वो वास्तविक रूप में दिखाई देगा, और इस लोकतंत्र को हम भागीदारी मूलक लोकतंत्र में तभी बदल सकते हैं जब इन कमियों को दूर किया जाए। ठीक है, तो लोकतंत्र की जो कमियां हैं उसको ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। ठीक, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो एडिटोरियल पेज से है, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह जो पूरा मुद्दा है ये फेसबुक के हेट स्पीच विवाद से संबंधित है। फेसबुक का जो हेट स्पीच संबंधी विवाद है उसको हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जो है हम एक एडिटोरियल देख लेते हैं। ठीक है,
तो इसका संदर्भ क्या है? तो इसमें इस आर्टिकल में यह तर्क दिया गया है कि फेसबुक द्वारा भारत में जब हेट स्पीच को रेगुलेट किया जाता है तो उसके संदर्भ में एक अलग रणनीति अपनाई जा रही है, जबकि अमेरिका में इसको रोकने के लिए उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अमेरिका में हेट स्पीच को रोकने के लिए फेसबुक द्वारा बहुत सारी पोस्टों को हटाया गया है। पोस्टों को वो इस आधार पे वर्गीकृत भी कर रहा है, उस पर काफ़ी ध्यान भी दे रहा है और इस संदर्भ में उसने राजनीतिक दलों की पोस्टों पर भी कार्रवाई की है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी पोस्टों को इस संदर्भ में हटाया गया है। इसमें ना केवल फेसबुक बल्कि ट्विटर भी संलग्न है। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी पोस्ट को गलत तथ्य के आधार पर, ठीक है, गलत तथ्य को गलत या भ्रामक तथ्य के आधार पर हटा दिया था, जिसके चलते व्हाइट हाउस और ट्विटर के बीच काफ़ी वाद विवाद की स्थिति भी देखी गई थी। लेकिन लेखक का ये तर्क है कि भारत में इसके विपरीत नियमों को अपनाया जा रहा है, जिसमें हेट स्पीच के खिलाफ ज़्यादा बेहतर कार्रवाई नहीं की गई है। इसके चलते होता क्या है कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा मिलता है और दिल्ली के दंगे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक, तो किस तरीके से भेदभाव कर रहा है फेसबुक, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसमें लेखक ये बताते हैं कि जब भी सोशल मीडिया में हेट स्पीच को नियंत्रित करने की बात कही जाती है तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित बहुत सारी एल्गोरिथम्स या बहुत सारी गणनावादी को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इसमें यूज़र्स वगैरह जो हैं वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं और जो कंटेंट मॉडरेटर्स होते हैं जो फेसबुक पर आने वाले कंटेंट को देखते हैं उनकी भी भूमिका होती है। ठीक है, उनकी भी भूमिका होती है। ठीक, फेसबुक का ये दावा है कि वो 40 से ज़्यादा भाषाओं में हेट स्पीच को पहचानने वाले एल्गोरिथम यानी गणना वगैरह का प्रयोग कर रहा है, सॉफ्टवेयर वगैरह का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, लेकिन लेखक का ये कहना है कि भारत में ही 800 से ज़्यादा भाषाएं हैं और 22 राजकीय भाषाएं भी हैं। इसमें से केवल 4 हिंदी, बंगाली, उर्दू और तमिल ही फेसबुक के एल्गोरिथम में शामिल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 800 से अधिक भाषाओं में जो कंटेंट तैयार हो रहा है, वो जो कंटेंट है उसमें से बहुत बड़ा कंटेंट वो फेसबुक के हेट स्पीच के दायरे से ही बाहर हो जाता है। ठीक है, और अगर वो फेसबुक के हेट स्पीच के दायरे से बाहर हो जाए तो फिर किस प्रकार से वो इस पर नियंत्रण रखेगा, इसको लेकर बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, जिसमें 2011 की भारतीय जनगणना का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें ये बताया गया कि जो 4 लैंग्वेज हैं हिंदी, बंगाली, उर्दू और तमिल, इसमें से केवल 25% जनसंख्या ही इसे बोलती है। ठीक है, ये ना काट दीजिएगा, केवल 25% ही जनसंख्या इसे बोलती है और 38% जनसंख्या जो है इन 4 भाषाओं में से उसका फर्स्ट लैंग्वेज वो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैंग्वेज वो क्लियर कर रहे हैं, जो लैंग्वेज वो अपने में समाहित कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर जो लैंग्वेज हैं वो फेसबुक के दायरे से ही बाहर हैं, जिससे असमानता बढ़ती है और सुभेद्यता बढ़ती है। ठीक है, अब इसमें लेखक ने मुख्य रूप से फेसबुक पर यह आरोप लगाया है कि फेसबुक अपने 29 करोड़ यूजर्स और 40 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स में मुख्य रूप से लाभ के लिए ही काम कर रहा है, जिसमें फेसबुक की ये रणनीति होती है कि उसको विज्ञापन लाभ मिले। ठीक है, और विज्ञापन लाभ वो तब प्राप्त कर सकता है जब लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे अधिक से अधिक समय गुजारें। तो अधिक से अधिक समय गुजारें, इसके लिए वो ऐसे ग्रुप्स को बढ़ावा देता है, ऐसे समूहों को बढ़ावा देता है जहाँ पे इस तरीके की हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, और जब इस तरीके की हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे ना केवल लोकतंत्र पे आघात होगा बल्कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निष्पक्षता पे भी प्रश्न लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए लेखक का तर्क है कि भारत में इसे ना बढ़ाया जाए और इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि फेसबुक से ये कहा जाए कि वो अधिक से अधिक भाषाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को अपनी परिधि में शामिल करे और विशेषकर हेट स्पीच के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति उसके द्वारा अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इस संदर्भ में एक बेहतर उपाय हो सकता है। ठीक, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 11 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से है।
ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें उसने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वो अपने एजीआर के संबंधित जो ड्यूज़ हैं वो सरकारों को 20 साल के बजाय अब 10 साल में देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये जानेंगे कि एजीआर होता क्या है और ये एजीआर से पूरा संबंधित जो विवाद है वो किस प्रकार से है। ठीक है। उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो जो एजीआर है उसको सामान्य रूप से कहा जाता है, ठीक है, एजीआर जो है उसे सामान्य रूप से कहा जाता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू या समायोजित सकल राजस्व। ठीक है, समायोजित सकल राजस्व, इसे सकल कर लीजिएगा, समायोजित सकल राजस्व। इस अवधारणा का जो विकास है वो वर्ष 1999 में न्यू टेलीकॉम पॉलिसी एनटीपी के तहत हुआ, जिसमें कंपनियों को लाइसेंसिंग फीस और आवंटित स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान की अपेक्षा की गई थी। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको थोड़ा समझिए कि जब नेशनल न्यू टेलीकॉम पॉलिसी लाई गई तो टेलीकॉम क्षेत्र में न्यू टेलीकॉम पॉलिसी के तहत टेलीकॉम क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को भागीदारी दी गई और प्राइवेट प्लेयर्स को मोबाइल टेलीफोन आदि यूज़ करने के संदर्भ में स्पेक्ट्रम आदि दिए गए। ठीक है। अब जब उनसे स्पेक्ट्रम आदि दिए गए तो उनसे अपेक्षा की गई कि वो सरकारों को इसका भुगतान करेंगे। ठीक है। अब जब सरकारों को इनका भुगतान करने की बात आई तो इसमें कहा गया कि एक तो उनको लाइसेंसिंग फीस देनी होगी इस स्पेक्ट्रम के संदर्भ में, और साथ ही साथ जो उनको आवंटित स्पेक्ट्रम है उसको यूसेज चार्जेस भी देना होगा। ठीक है। तो उनको मुख्य रूप से कहा गया कि आप तो एक लाइसेंसिंग फीस दीजिए, एक लाइसेंस का शुल्क दीजिए जो आपको मिला है, दूसरा आप स्पेक्ट्रम का यूज़ कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम के यूसेज चार्जेस भी आप दीजिए। ठीक है। अब इसके तहत राजस्व की एक गणना की जाती है, इसी को कहा जाता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि टेलीकॉम कंपनियां जो अपनी सर्विसेज दे रही हैं और इसके बदले में उन्हें जो लाइसेंस वगैरह मिला है, इसके बदले में जो उन्हें स्पेक्ट्रम वगैरह मिला है, तो इस स्पेक्ट्रम की एक फीस है जिसे कहा जाता है एजीआर। ठीक। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि टेलीकॉम में काम करने के लिए सरकारों को मिलने वाली एक फीस है, उसे कहते हैं सकल समायोजित सकल राजस्व। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जो एजीआर है उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा। तो टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि जो एजीआर है उसमें मुख्य रूप से अगर हम दूर संचार सेवाओं से जो आय प्राप्त करेंगे, ठीक है, यानी हमने जो मोबाइल सर्विसेज दी उससे जो हमारी आय हो वही जो है इसमें शामिल की जानी चाहिए। ठीक है। यानी जो हम लाइसेंसिंग फीस दें, स्पेक्ट्रम फीस दें और बाकी जो अन्य फीस दें, उसकी जब गणना की जाए तो उसमें केवल और केवल दूर संचार सेवाओं से अर्जित आय को ही शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जो भारत सरकार थी या दूरसंचार विभाग है, उसका कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों ने जो जो आय अर्जित की है उस सारी की सारी आय की गणना की जाएगी एजीआर के रूप में। ठीक है। जिसमें गैर दूर संचार स्रोतों से होने वाली आय भी शामिल होगी, जैसे कि जमा राशियों पे ब्याज या फिर वो कोई संपत्ति का विक्रय कर रहे हैं तो उससे प्राप्त आय भी शामिल होनी चाहिए। ठीक है। अब एजीआर की गणना किस प्रकार से की जाए इसी को लेकर दोनों में बहस थी, इसी पे लेकर दोनों में विवाद था, जिसमें एजीआर को लेकर कंपनीज का कहना था कि इसमें केवल आप टेलीकॉम क्षेत्र की आय को शामिल करेंगे, जबकि डीओटी या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना था कि इसमें सभी प्रकार की आय होनी चाहिए। अब ये जो पूरा विवाद है, ये विवाद विभिन्न माध्यमों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में फैसला सुनाया कि एजीआर की गणना में जो दूर संचार विभाग है उसकी जो बात है वो सही है। यानी एजीआर की गणना में केवल टेलीकॉम क्षेत्र से होने वाली आय ही शामिल नहीं होगी, बल्कि गैर टेलीकॉम क्षेत्रों से होने वाली आय भी शामिल होगी टेलीकॉम कंपनियों के संदर्भ में। अब इससे हुआ क्या कि चूंकि एजीआर का जो विवाद है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, तो इससे जो बकाया राशि थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। बकाया राशि लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की बकाया राशि हो गई थी। अब ये जो बकाया राशि है इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जो कंपनियां हैं जैसे कि आइडिया हो गया,
वोडाफोन हो गया, इन्होंने कहा कि हम इसको तुरंत चुका पाने में असमर्थ हैं। ठीक है, बहुत बड़ी राशि है, इसको हम नहीं चुका पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जो है अक्टूबर 2019 में जब फैसला आया तो कहा गया कि आप मात्र 3 माह में इसे चुका दें। तो इसी के चलते जो है इन्होंने फिर से अपनी पिटीशन दायर की और बहुत सारे जो है इसमें बाद स्थिति में वाद विवाद वगैरह किया गया, बहुत सारा विचार विमर्श हुआ। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस पर विचार किया है और सरकार को ये कहा है कि हाँ, कि आप जो है जो एडीआर के जो ड्यूज़ हैं, एडीआर का जो बकाया है, जिसमें लगभग 1,43,000 करोड़ की राशि है, उसको 10 साल में प्राप्त करेंगे। ठीक है, सरकारों ने इसे कहा था कि चूंकि टेलीकॉम सेक्टर जो है वो संकट में चल रहा है, कोविड-19 के संकट का काल है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाए, इसको बढ़ा के 20 साल कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा है कि नहीं, इसको 10 ही साल में चुकाया जाना है और इसको 10 साल में बराबर बराबर की इंस्टॉलमेंट्स में इसको चुकाया जाना है। यानी 2021 से लेकर 2031 तक के दौर में इसको चुकाया जाएगा और यदि कोई कंपनी किसी साल इसको चुकाने में असमर्थ रहती है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब सरकारों को जो है और टेलीकॉम कंपनीज को जो है राहत मिल गई है, जिसमें पहले के 3 महीने के स्थान पे अब वो 10 साल में इसको चुका सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये जो एजीआर का पूरा विवाद था उसमें ना केवल टेलीकॉम कंपनी समाहित थी, बल्कि टेलीकॉम कंपनियों ने बड़े बड़े बैंकों से लोन भी ले रखे थे। तो अगर एजीआर का विवाद नहीं सुलझता तो हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बंद भी हो सकती थीं, जैसे कि आइडिया वोडाफोन, जिसमें वोडाफोन ने कहा था कि हम भारत से जा भी सकते हैं। ठीक, तो इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको समझने की ज़रूरत है। ठीक, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है पेज नंबर 14 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। ठीक, अब ये जो पूरा जो विवाद है वो काफ़ी समय से चल रहा है, जिसमें टर्की और ग्रीस के मध्य विवाद की स्थिति देखी जा रही है। टर्की और ग्रीस के मध्य पूर्वी भूमध्य सागर में, ठीक है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन क्षेत्र में, पूर्वी भूमध्य सागर में गैस संसाधनों के, ठीक है, गैस संसाधनों के अधिकार को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें तुर्की ने दावा किया है कि उसका भी इस पे अधिकार है। वहीं दूसरी ओर रूस के पक्ष में फ्रांस आदि देश आ गए हैं, जिसके चलते यह विवाद और जटिल हो गया है। ठीक है, तो है क्या, तो संदर्भ मैंने आपको बताया, पूर्वी भूमध्य सागर में गैस के भंडार खोजे गए हैं, इसको लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि जब पूर्वी भूमध्य सागर में गैस के भंडार खोजे गए तो इसमें एक गैस पाइपलाइन की योजना बनाई गई, जिसके माध्यम से यूरोप की मुख्य भूमि पर गैस ले जाई सकेगी। ठीक है, लेकिन रूस में जो है, लेकिन हुआ क्या कि जो इस गैस पाइपलाइन की योजना बनाई गई, इसमें 2019 में साइप्रस, मिस्र, ग्रीस, इटली, जॉर्डन और फिलिस्तीन ने मिलकर ईस्ट मीड गैस फोरम का गठन किया और इसमें तुर्की को बाहर रख दिया। ठीक है, अब चूंकि जो है तुर्की इससे बाहर हो गया तो उसने इसका विरोध किया और ये दावा किया कि ग्रीस वगैरह जो इस तेल के सोर्स पे, इस गैस के स्रोत पे जो दावा कर रहे हैं वो उनका पूरी तरीके से सही नहीं है और हम भी पूर्वी भूमध्य सागर में काफ़ी महत्वपूर्ण देश हैं, इसलिए हमारा भी उस पर अधिकार है। ठीक है, इसके चलते पूरी विवाद की भूमिका आ गई है और चूंकि यूरोपियन यूनियन को इस गैस से लाभ हो सकता है, फ्रांस को इस गैस से लाभ हो सकता है, इसके चलते अब उनकी भी भूमिका देखी जा रही है, जिसमें चूंकि जो ग्रीस है वो यूरोपियन यूनियन का एक देश है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य राष्ट्र है, इसलिए ग्रीस की तरफ से यूरोपियन यूनियन ने तुर्की को ये कहा है कि अगर वो अपने जो आक्रामकता के जो दावे हैं उनको कम नहीं करता है तो उस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा जो मामला है वो काफ़ी फ्लेयर अप हो चुका है, जिसमें महाद्वीपीय शेल्फ यानी किसकी कहाँ तक सीमा है, समुद्री सीमा, इसको लेकर बहुत सारे विरोधी विचार देखे जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें ग्रीस, साइप्रस, इटली, फ्रांस, इनके बीच एक गठबंधन देखा जा रहा है और मिस्र, इजराइल और यूएई भी उसे समर्थन दे रहे हैं। इस पूरे विवाद में तुर्की लगभग अलग थलग हो गया है, लेकिन फिर भी भूमध्य सागर में वो एक मेन पावर है। ठीक, साइप्रस की स्थिति के बारे में देखें तो साइप्रस भूमध्य सागर का जो देश है वो 2 भागों में वर्तमान विभाजित हो चला है, जिसमें दक्षिणी भाग में
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एक सरकार कायम है और जो उसका उत्तरी भाग है उसको टर्की नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसके चलते पूरा जो ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन है वो काफ़ी विवादित हो चला है और अभी हाल में ही तुर्की ने टॉक्स की बात की है, तुर्की ने जो है वार्ता की बात कही है ताकि इस पूरे मामले को शांत किया जा सके। उसमें तुर्की ने ये प्रस्ताव दिया है कि ग्रीस के साथ जो गैस संसाधन है उनका बंटवारा किया जा सकता है ताकि पूर्वी भूमध्य सागर में जो पूरा जो विवाद देखा जा रहा है हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को लेके उसको शांतिपूर्ण निवारण किया जा सके। ठीक है, तो इसमें आगे किस प्रकार से आगे और डेवलपमेंट देखे जाते हैं इस पे नज़र रखे जाने की ज़रूरत है। ठीक, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR एक बहुपक्षीय संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय विधेयक इंटरनेशनल बिल ऑन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भाग है। भारत द्वारा ICCPR पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इसमें से हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसमें पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, तीसरा गलत है। ठीक, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसको 1956 में ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, 1966 में इस पर हस्ताक्षर करने शुरू किए गए और 1976 में इसे अपनाया गया था। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय एक मानवाधिकार और अधिकारों के संदर्भ में एक बिल है जिसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, अब एक खबर क्यों ली है तो पेज नंबर 1 और 9 में ये खबर आई है जिसमें प्रशांत भूषण को आपराधिक अवमानना का दोषी करार दिए जाने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की जा रही है और इसमें एक संगठन है इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूरिस्ट, इसने भी इसकी आलोचना की है और इसे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का उल्लंघन भी बताया है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत भी इसकी पार्टी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? पर्यावरण संरक्षण में संलग्न संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय, UN बॉडी, मानवाधिकार संरक्षण के लिए कार्य करने वाला सरकारी गैर सरकारी संगठन NGO, मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण के लिए अंतर सरकारी संगठन के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संरक्षण के लिए काम करने वाला एक NGO है जो UK में बेस्ड है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का एक बेस्ड है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी पीटर बेनेंसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये इसका जो है लोगो है। ठीक, अब पेज नंबर 2 पे एक खबर आई है जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल में दिल्ली दंगों में सरकार की विशेषकर दिल्ली पुलिस की भूमिका की आलोचना की है। ठीक, तो काफ़ी चर्चा में रहता है और UPSC में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स राष्ट्रव्यापी स्तर पे एक संख्या, एक रंग, एक विवरण, 1 नंबर, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था ताकि सामान्य व्यक्ति अपने समीपवर्ती वातावरण के संदर्भ में वायु गुणवत्ता का निर्णय कर सकें। इसके माध्यम से पूरे देश में बड़े शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग रियल टाइम आधार पर की जाती है और इसके माध्यम से शमन उपायों और कार्रवाइयों के संदर्भ में जन जागरूकता को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत वायु गुणवत्ता का मापन 8 प्रदूषकों के आधार पर किया जाता है जिसमें पार्टिकुलेट मैटर PM10, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3, अमोनिया NH3 व लेड PB शामिल हैं। तो ये तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सत्य हैं और इसको आप याद रख सकते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के संदर्भ में। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ठीक, पेज नंबर 2 में इससे रिलेटेड खबर आई है जिसमें जो AQI है उसके संदर्भ में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का ये कहना है कि अगस्त 2020
एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें 4 दिन जो है काफ़ी अच्छी वायु का वातावरण देखा गया। विशेषकर लॉकडाउन के टाइम में भारत में वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है, हालांकि इसे बनाए रखने की भी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन या कथनों की पहचान करें। बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलाइट बोर्ड IPAB का निर्माण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है, जिसके माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मामले सुने जाते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक सूचकांक, पेटेंट आदि से संबंधित मामले। बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का हेडक्वार्टर चेन्नई में अवस्थित है। तो ये दोनों के दोनों कथन सही हैं, केवल 1 और 2। ठीक है, केवल दोनों के दोनों कथन सही हैं IPAB के संदर्भ में। भारत में IPR इश्यूज़ के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण ये बॉडी है, जिसे याद रखना चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 8 में इससे रिलेटेड खबर आई है, जिसमें IPAB ने, ठीक है, रेड बुल की एक प्ली को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें रेड बुल ने उसका एक स्लोगन है, ठीक है, जिसमें उसने दावा किया था कि ये स्लोगन जो है, ठीक है, गिव्स, रेड बुल का स्लोगन क्या है, गिव्स यू विंग्स, गिव्स यू विंग्स। इसको उसने कहा था कि ये मेरा स्लोगन है। और दूसरी एक पार्टी है डॉक्टर रेड्डीज लैब, उनका स्लोगन है योर विंग्स टू लाइफ। ठीक है, तो उसने कहा था कि ये जो स्लोगन है ये हमारे स्लोगन का उल्लंघन है, इसलिए इसको जो है रद्द कर दिया जाए। लेकिन IPAB का कहना है कि ये जो स्लोगन है योर विंग्स टू लाइफ गिव्स यू विंग्स से अलग है, इसलिए आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो इस आधार पे जो है उन्होंने रेड बुल की जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित रहा रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स किस क्षेत्रीय समूह का भाग है? इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन, बिम्स्टेक, संघाई सहयोग संगठन की सार्क? तो इसका सही आंसर है SCO, संघाई सहयोग संगठन, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लोगो है। जो संघाई सहयोग संगठन है उसके 8 देश हैं, जिसमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान महत्वपूर्ण है। इसमें 4 जो देश हैं वो ऑब्जर्वर दर्जा है, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, जबकि अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका इसके डायलॉग पार्टनर हैं। ठीक है, तो SCO काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समय समय पर इसमें पूछा जाता रहा है। ठीक, यह इसके मेंबर स्टेट हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक, अब ये जो खबर है पेज नंबर 9 पे आई है, जिसमें भारत में विदेश मंत्री जो हैं वो SCO की बैठक में भाग लेने वाले हैं, और जो रक्षा मंत्री हैं वो गए हैं मुख्य रूप से SCO की बैठक में, यानी SCO की विदेश मंत्री की बैठक और SCO की रक्षा मंत्री की बैठक दोनों जो है वो भारत द्वारा अटेंड की जाने वाली है। और भारत चीन जो विवाद है, भारत चीन जो पूरा विवाद जो देखा जा रहा है, सीमा विवाद देखा जा रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ जो भारत के जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं उसके फुलफिल करने भी महत्वपूर्ण है, जिसमें सुएज कनाल से लेकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक भारत के हित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रूस संबंधों के संदर्भ में इंद्र क्या है? आर्कटिक क्षेत्र में संयुक्त वैज्ञानिक रिसर्च प्रोजेक्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ब्रह्मोस पर आधारित एक नवीन हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट, बैलिस्टिक मिसाइलों को गाइड करने के संदर्भ में विकसित किया गया नवीन नेविगेशन सैटेलाइट। तो इंद्र जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो मुख्य रूप से नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, नौसैन्य अभ्यास है इंद्र, जिसमें भारत और रूस वार्षिक रूप से हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये इस बार अंडमान सागर में किया जाने वाला है, और इससे पहले भारत ने अमेरिका के साथ इंडियन नेवी ने एक पैसेज एक्सरसाइज की थी, ठीक है, हिंद महासागर में, जिसमें US निमित्ज ने भागीदारी की थी। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पाए जाने वाले एक स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। यह एक शाकाहारी समुद्री जीव है, भारत की संपूर्ण तटरेखा के अंतर्गत पाया जाता है। इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत विधिक संरक्षण दिया गया है। तो तीसरा कथन और पहला कथन सही है, दूसरा कथन इसका गलत है। तो केवल 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये इसे देख सकते हैं आप, ये डुगोंग है या इसे कहा जाता है समुद्री गाय। ठीक है, यह समुद्री गाय है जो पूरी दुनिया के समुद्र तटों में पाई जाती है। भारत में ये विशेष रूप से जो पश्चिमी समुद्र तट है उसमें पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी में, पूर्वी तट में इसकी अवस्थिति नहीं देखी जाती है। ठीक, विशेष रूप से कच्छ, मन्नार, पाक बे और अंडमान निकोबार के क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ मेन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। गैर व्यक्तिगत डेटा के संदर्भ में विकसित किए जा रहे गवर्नेंस फ्रेमवर्क की चर्चा करते हुए उससे संबंधित मुद्दों की व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक। ऐसा प्रतीत होता है कि सोशल मीडिया कंपनियों के द्वारा हेट स्पीच से निपटने के संदर्भ में अमेरिका के विपरीत भारत में एक पृथक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। हालिया फेसबुक हेट स्पीच विवाद के संदर्भ में टिप्पणी करें। 150 शब्द, 10 अंक। तो ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं आज जो हमने चर्चा की उसके आधार पर आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पे। और यदि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, यदि आपको इन क्लासेस से लाभ हो रहा है तो आप अधिक से अधिक इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पे। धन्यवाद।